नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में एनवी मीडिया। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कंसेंसस एल्गोरिदम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने हाल ही में एक पाई नेटवर्क व्हाइट पेपर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें कुछ लोगों ने कमेंट्स पे मुझे कहा था कि इसकी एल्गोरिदम के ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो आज ये वीडियो उसी के ऊपर है। अगर आपने अभी तक वो व्हाइट पेपर वाली वीडियो नहीं देखी तो आप यहाँ पर ऊपर क्लिक करके उसे एक बार जरूर देखिएगा। आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये पाई नेटवर्क क्या है। अब हम बात करते हैं कंसेंसस एल्गोरिदम के ऊपर। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। समझ लीजिए कि एक पैलेस है जिसे चारों तरफ से कुछ दुश्मनों ने घेर लिया है। वो जो दुश्मन है, समझ लीजिए कि वो 7 जनरल हैं जिनके पास अपनी अपनी एक आर्मी है। अब जो मेन प्रॉब्लम ये है कि जो वो पैलेस है वो बहुत ही बड़ा है। तो अगर ये जो 7 जनरल इकट्ठा अटैक ना करें तो ये हार जाएंगे। इनको सबको मिलकर एक टाइम पर इकट्ठा ही अटैक करना पड़ेगा, तभी ये जीत पाएंगे। अब सवाल ये है कि ये सभी इकट्ठा अटैक कैसे करेंगे, क्योंकि ये आपस में बहुत दूरी पे हैं और एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ मैसेजेस के जरिए ही एक दूसरे को संदेश दे सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये भी तो हो सकता है वो किसी के हाथ मैसेज भेज दें और सबको कह दें कि हम इस टाइम पर अटैक करेंगे। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि जो उन्होंने मैसेज भेजा है वो रास्ते में ही चेंज हो जाए, कोई उसको पकड़ ले, या फिर जो बाकी जनरल है उनमें से कोई गद्दार निकले और जो ये मैसेज है उसे चेंज कर दे। तो अब सवाल ये है कि कैसे सबके पास मैसेज पहुंचेगा और कैसे ये आपसी सहमति में एक साथ अटैक कर पाएंगे। अगर इन्होंने अटैक साथ में नहीं किया तो इनकी हार निश्चित है। तो दोस्तों, जो आपको मैंने ये पहेली दी है इसे बिजेंटाइन जनरल्स प्रॉब्लम कहा जाता है। सिमिलरली अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है। मतलब कि जो उसमें भी जो लेजर होता है वो डिफरेंट एरियाज में या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोकेट होता है इन द फॉर्म ऑफ नोड्स। और ये जो नोड्स होते हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आपस में कंसेंसस कैसे करेंगे। हो सकता है बीच में बहुत सारे खराब नोड्स हों, तो ये कैसे आपस में कंसेंसस करेंगे और एक आपसी सहमति से ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करेंगे। तो जो ये मेन प्रॉब्लम है कि कंसेंसस कैसे अचीव करेंगे, मतलब कि आपसी सहमति कैसे हम अचीव करेंगे, तो इसको जो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन दिया वो दिया बिटकॉइन के फाउंडर ने, जिसे हम सतोशी नाकामोटो के नाम से भी जानते हैं। हालांकि वो गुमनाम है, मोस्टली लोग उसे इस नाम से ही बुलाते हैं। तो उसने कहा कि हम विद द हेल्प ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क इस प्रॉब्लम को हल कर पाएंगे। अब जो ये प्रूफ ऑफ वर्क है ये कैसे काम करेगा, तो इसमें उसने कहा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमने मैसेज भेजना है या जो भी ट्रांजैक्शन होगी हम उसको एक वैल्यू असाइन करेंगे, जिसे टेक्निकल टर्म्स में नॉन्स भी कहा जाता है। ये कोई भी रैंडमली जनरेटेड वैल्यू होती है जो टेक्स्ट के साथ अटैच हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो ये कि हम इसको फिर हैशिंग करेंगे। अब बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि हैशिंग क्या चीज़ है। तो दोस्तों, हैशिंग का मेन मतलब है कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसे एक फिक्स्ड साइज वैल्यू के साथ मैप कर देना, और कोई भी वर्ड या जो टेक्स्ट होता है उसका जो हैश होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब कि हर टेक्स्ट की एक यूनिक वैल्यू जनरेट होती है हैशिंग करने के बाद। इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि इससे जो हमारा टेक्स्ट है या जो भी मैसेज है वो सिक्योर रहेगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि वो क्या मैसेज है या वो क्या टेक्स्ट है। और जो ये हैशिंग है ये डेली हमारी लाइफ में यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग, मैक्सिमम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चलाते ही होंगे। यहाँ पर मैंने एक फेसबुक का एग्जाम्पल लिया है। जब भी हम फेसबुक में अपना पासवर्ड डालते हैं तो जो पासवर्ड जो सर्वर को जाता है वो हैश फॉर्म में जाता है। तो जो सर्वर होता है उसे भी नहीं पता होता कि क्या पासवर्ड है। लेकिन जब हम लॉगिन करते हैं तो वो इस हैश को जो सर्वर पर हैश है उसके साथ मैच करते हैं और हमको इजीली लॉगिन कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको थोड़ा बहुत हैशिंग के बारे में समझ आ गया होगा। तो हम बात करते हैं वापस से कि जब ये हैशिंग कर देंगे हम प्रूफ ऑफ वर्क में, उसके बाद जो थर्ड काम है वो है इस पजल को सॉल्व करना। अब जो ये पजल को सॉल्व करने का काम है ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसमें बहुत ही कंप्यूटेशनल पावर लगती है। इसीलिए बिटकॉइन की माइनिंग के लिए बहुत ही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स
यूज होते हैं लार्ज कंप्यूटेशनल पावर्स करने के लिए, जिससे वो इस पजल को सॉल्व कर पाएं। अब पजल सॉल्व करने का मतलब ये है कि जो माइनर्स होते हैं वो डिफरेंट वैल्यूज अटैच करते हैं उस हैश्ड मैसेज के साथ, ताकि वो जो हैश है वो मैच कर जाए। और जो ये जनरल प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए भी सतोशी नाकामोटो या जो भी बिटकॉइन का फाउंडर था उसने यही सॉल्यूशन रखा। लेकिन इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था उस हैश या उस पजल को सॉल्व करने में, तो इसकी वजह से ये बहुत ही इनएफिशिएंट था। इसके बाद बहुत सारे एल्गोरिदम्स आए जिन्होंने byzantine जनरल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सॉल्यूशन दिया। उनमें से ही एक था स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। अब इस एल्गोरिदम को समझने से पहले हमें समझना होगा कि कोरम क्या होते हैं और कोरम स्लाइसेस क्या होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन में जो नोड्स होते हैं वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। अब जो कोरम स्लाइसेस है वो डिफरेंट नोड्स के डिफरेंट कोरम स्लाइस हो सकते हैं। किसी भी नोड का कोरम स्लाइस वो होगा जिस पे वो ट्रस्ट करता है, मतलब वो नोड्स उसके कोरम स्लाइसेस में होंगे जिस पे वो ट्रस्ट करता है। और ये सभी कोरम स्लाइसेस आपस में मिलकर एक कोरम बनाते हैं, और जो ये कोरम स्लाइसेस बनते हैं ये नोड्स खुद डिसाइड करता है कि वो किस पे ट्रस्ट करना चाहता है, किस पे नहीं करना चाहता। जो स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल है ये मेनली वर्क करता है एफबी एल्गोरिदम के ऊपर। अब एफबी एल्गोरिदम को समझने से पहले हमको कुछ मेन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि सपोज करो कि देयर आर 3 नोड्स A, B एंड C, और जो नोड C है वो फॉल्टी नोड है, मतलब कि वो खराब नोड है। अब सपोज करो A ने B को मैसेज भेजा और A ने C को मैसेज भेजा XX, और B ने भी C को मैसेज भेज दिया X, लेकिन क्योंकि C फॉल्टी है इसने क्या किया, इसने X के बजाय गलत मैसेज भेज दिया B को Y। अब B के पास 2 मैसेजेस आए हैं, एक X आया है एक Y आया है, तो इसके लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल होगा कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। इस सिचुएशन में जो नोड्स होंगे वो स्टक हो जाएंगे और कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। अब सपोज करो कि इन 3 नोड्स के बाद एक और नोड हो बीच में जिसका नाम हो D। सपोज करो कि अब फिर से सब ने एक दूसरे को मैसेज भेजे। अब क्योंकि जो C नोड फॉल्टी है उसने क्या किया, उसने B को भी गलत मैसेज भेज दिया और D को भी गलत मैसेज भेजा। लेकिन अगर हम B को देखें तो B के पास 3 मैसेज आए, 2X और 1Y, और D के पास भी 2X मैसेज आए और 1Y मैसेज आया। तो वो इजीली समझ जाएंगे कि जो ये C नोड है ये गलत मैसेज भेज रहा है और ये गलत नोड है, और मेजॉरिटी X है, इसीलिए जो ट्रांजैक्शन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी X के रूप में। तो दोस्तों FB एल्गोरिदम को वर्क करने के लिए जो सबसे पहली कंडीशन है वो यही है कि 67% वोट होने चाहिए किसी भी ट्रांजैक्शन को, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगी, और इसका ध्यान रखता है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। अगर हम दूसरी कंडीशन की बात करें FB एल्गोरिदम की, सपोज करो हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, एक है A, B, D, C, और जो दूसरा कॉलम है वो है 1, 2, 4, 3। अब आपको ध्यान से दिख रहा होगा कि जो ये दोनों कॉलम्स हैं ये डिसजॉइंट हैं, तो ये आपस में कैसे कंफर्म करेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है वो सही हो रही है। तो इसके लिए एक और नोड ऐसा होना चाहिए जो इन दोनों को आपस में जोड़े, जैसे कि X। तो ये भी इसकी दूसरी कंडीशन है कि FB एल्गोरिदम तभी वर्क करेगी जब सभी नोड्स या जब सभी कॉलम्स होंगे वो आपस में ज्वाइंट होंगे। अगर वो डिसज्वाइंट होंगे तो कभी भी कंसेंसस नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन का भी ध्यान रखता है स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल। अब हम बात करते हैं, हमको ये समझ आ गया कि क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जब हमारी कंसेंसस को रीच करने के लिए। अब बात करते हैं वोटिंग के ऊपर कि जो ये फेडरेटेड वोटिंग है ये कैसे होती है। सपोज करो कि कोई भी एक स्टेटमेंट या कोई ट्रांजैक्शन है A। अब जो नोड है वो 4 तरह के मैसेज अपने दूसरे नोड्स को भेज सकता है। पहला ये कि मुझे इस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। दूसरा वो ये भेज सकता है कि हाँ मुझे लगता है कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये सही है, आई वोट फॉर A। अब जो थर्ड है वो ये है कि वो ये मैसेज भेज सकता है कि आई एक्सेप्ट A। अब कोई भी नोड किसी भी स्टेटमेंट या ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट तभी करेगा या तो उसके कोरम स्लाइसेस में जितने भी नोड्स हैं वो सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं या उसको वोट करते हैं, या फिर जो ब्लॉकिंग सेट है वो A को एक्सेप्ट करता है तभी वो इसको एक्सेप्ट कर पाएगा।
और जो फोर्थ मैसेज वो भेज सकता है वो ये कि आई कन्फर्म है। जब सभी नोड्स जो उसके कोरम स्लाइसिस में हैं वो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं तो वो इसको कंफर्म कर सकता है कि मेरे सभी कोरम स्लाइसिस में जितने भी नोड्स हैं उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये सही है। एक बार कंफर्म करने के बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल के ऊपर, क्योंकि हमने वोटिंग का देख लिया कैसे काम करेगा, हमने ये भी देख लिया कि क्या क्या कंडीशन ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं स्टेलर कंसेंसस प्रोटोकॉल की। अब ये 2 स्टेप्स में काम करता है। पहला स्टेप है नॉमिनेशन प्रोटोकॉल और जो दूसरा स्टेप है वो है बैलेट प्रोटोकॉल। अब जो नॉमिनेशन प्रोटोकॉल है इसमें ये होता है कि जो नोड्स हैं वो ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेंगे लेजर के लिए, और जो ये सिलेक्शन होगी ये वोटिंग प्रोसेस के जरिए होगी। इसके बाद क्या होगा, जो दूसरा बैलेट प्रोटोकॉल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला ये कि उन ट्रांजैक्शंस को वो प्रिपेयर करते हैं, फिर जो थर्ड स्टेप होता है कि उनको कमिट करते हैं। अब इसे इजीली समझाने के लिए मैं आपको एक ये फ्लो चार्ट देता हूँ। अब देखो कि सबसे पहले क्या है, कोई एक अनकमिटेड नोड है जिसने अभी किसी को वोट नहीं किया। फिर क्या होगा, जो नोड्स होंगे वो वैल्यू या ट्रांजैक्शंस को सिलेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वोटिंग उसको लेजर में ऐड करने के लिए। उसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको प्रिपेयर किया जाएगा। प्रिपेयर का मतलब है यहाँ पर कि जो नोड्स हैं उनको अब एक्सेप्ट करेंगे कि ये वैलिड है या नहीं है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि अब वो जो सभी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको कमिट किया जाएगा बेस्ड अपॉन जो बाकी नोड्स हैं कोरम स्लाइसिस में, या जो कोरम में बाकी नोड्स हैं उनके हिसाब से, उन सब की वोटिंग के हिसाब से ये डिसाइड किया जाएगा कि हम इसको कमिट करें या ना करें। तो जब एक ट्रांजैक्शन इन सभी स्टेप से गुजरेगी तब जाकर लास्ट में जो लेजर होगा उसमें वो ऐड होगी और जो लेजर होगा वो क्लोज हो जाएगा। और जो मैंने आपको इतना बड़ा प्रोसेस बताया है ये 3-4 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। ना ही इसमें हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट होती है और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस ही होता है, तो ना ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर यूज़ होती है और ट्रांजैक्शन भी फास्टली एग्जीक्यूट होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। मैं जानता हूँ ये बहुत ही टेक्निकल सी चीज़ें हैं, बट कुछ लोगों ने कहा था कि वो इसको समझना चाहते हैं, तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है इसको जितना सिंपल हो सके इसको समझाऊँ। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।